हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर यूनिट वाइज। तो आज हम करेंगे जो पार्ट है वो 7, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक में से है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम कर रहे हैं लोक और निजी प्रशासन। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? लोक प्रशासन उन प्रशासन को कहते हैं जो सरकारी परिवेश में काम करता है, जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, उसे क्या कहते हैं? लोक प्रशासन। दूसरी ओर निजी प्रशासन उस प्रशासन को कहते हैं जो गैर सरकारी परिवेश यानी व्यापार उद्यमों में काम करता है, जो नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट वर्क करता है, उसे क्या कहते हैं? निजी प्रशासन कहा जाता है। तो इस प्रकार इन्हें क्रमशः सरकारी और निजी, सरकारी प्रशासन और व्यापारिक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। अंतर क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है? लोक प्रशासन उस परिवेश के अर्थों में संस्थागत परिवेश निजी प्रशासन से भिन्न होता है जिसमें यह काम करता है। ये दोनों ही तरीके से अलग है। लोक प्रशासन क्या है? निजी प्रशासन, और जो सरकारी प्रशासन है, दोनों प्रशासनों में भिन्न है। ये उसके काम के तरीकों से भिन्न है। पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट ए साइमन और पीटर ड्रकर ने लोक और निजी प्रशासन में भेद किया है। किन ने भेद किया है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट ए साइमन और पीटर ड्रकर ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद किया है। एपलबी का उपागम, एपलबी क्या कहते हैं कि उनके अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 3 पहलुओं में भिन्न है। कितने पहलुओं में? 3 पहलुओं में। राजनीतिक चरित्र, उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्याप्तता, जन जवाबदेही। जोसिया स्टैम्प का दृष्टिकोण, जोसिया स्टैम्प क्या कहते हैं? उनके अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन के 4 पहलुओं से अलग है। दोनों का डिफरेंस कितने पहलुओं में है? तो 4 पॉइंट में है। एक रूपता का सिद्धांत, बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, जनता के प्रति जिम्मेदारी का सिद्धांत, सेवा प्रेरण का सिद्धांत। हर्बर्ट ए साइमन के दृष्टिकोण क्या है? तो उनके अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर जन कल्पना में निहित है, जो 3 बिंदुओं से संबंधित है। हर्बर्ट ए साइमन कितने बिंदु में दिखाते हैं? तो 3 बिंदु बताते हैं। कौन कौन से हैं? लोक प्रशासन नौकरशाही है, जबकि निजी प्रशासन व्यापार जैसा है। कि लोक प्रशासन क्या है? नौकरशाही है, और जो निजी प्रशासन है वो व्यापार के जैसा है। नौकरशाही कैसा होता है कि पद अनुसार, यानी एक बड़ा पद उससे छोटा पद, तो वो क्या है? नौकरशाही, एक के अंडर में काम करना। और निजी प्रशासन क्या है? ये व्यापार, आगे व्यापार अपना बढ़ाते रहना। लोक प्रशासन राजनीति है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीति है। लोक प्रशासन क्या है? राजनीति के अंतर्गत आता है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही से है, जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त है। लाल फीताशाही का मतलब लित लतीफ़ी, यानी जो भी काम है वो देरी से होना, जबकि निजी प्रशासन क्या है? वो मुफ्त, अपना कोई सा भी काम हो कितने ही टाइम में करना। पीटर ड्रकर के अनुसार, उनके अनुसार लोक प्रशासन सेवा संस्थान, निजी प्रशासन व्यापार संस्थान से बुनियादी तौर पर अलग है। उनके शब्दों में यह अपने विस्तार क्षेत्र में अलग है, इसके मूल्य अलग है, इसे अलग उद्देश्यों की जरूरत है, और यह समाज को एक अलग योगदान देता है। प्रदर्शन और परिणाम सेवा संस्थान में उस चीज़ से बिल्कुल अलग होते हैं जो वे एक व्यापार संस्थान में होते हैं। प्रदर्शन का प्रबंधन ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें सेवा संस्थान व्यापार संस्थान से अहम तरीके से अलग है। लोक और निजी प्रशासन में पीटर ड्रकर विभिन्न अंतर करते हैं। क्या क्या अंतर करते हैं? राजनीतिक निर्देशन, लोक प्रशासन का राजनीतिक चरित्र इसे निजी प्रशासन से अलग करता है। लोक प्रशासन पर राजनीतिक निर्देशन और नियंत्रण होता है,
यहाँ इन दोनों के बीच पहला अंतर यह है कि लोक प्रशासन पे क्या है, राजनीतिक चरित्र है, यानी राजनीति के द्वारा लोक प्रशासन पे राजनीतिक निर्देशन ज़्यादा प्रबल होता है, इस कारण ये इसमें अंतर नहीं। पॉल एप्पलबी दलील देते हैं प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे लोकहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रशासन क्या है, राजनीति है क्योंकि इसे लोकहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस तथ्य पर जोर दिया जाने की जरूरत है कि लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रिया जो जनतंत्र की बुनियादी होती है केवल सरकारी संगठनों के माध्यम से काम कर सकती है, और यह कि सभी सरकारी संगठन सिर्फ प्रशासनिक निकाय नहीं होते बल्कि वे राजनीतिक संगठन होते हैं और उन्हें होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य, प्रभाव और सरोकार की व्यापकता। निजी प्रशासन उद्देश्यों, प्रभाव और सरोकार के मामले में लोक प्रशासन जैसी व्यापकता रखने का दावा नहीं कर सकता। पॉल एच एप्पलबी के शब्दों में संगठित सरकार समाज में विद्यमान और गतिमान हर चीज को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है। इसमें अति जटिल नीतियां और कार्य शामिल होते हैं। इनकी अधिकतम संभव समझदारी के लिए एक नृवैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक विज्ञानी, किसान, मजदूर, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और भी तमाम लोगों के विवेक की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है जनता के प्रति जवाबदेही। लोक प्रशासन की पहचान जनता के प्रति जवाबदेही से होती है, जिसमें निजी प्रशासन मुक्त होता है। लोक सेवा को अपने परिवेश के भीतर काम करना होता है। अखबार, राजनीतिक पार्टियां, दबाव समूह इत्यादि भी होते हैं। इसलिए एक लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी लोक प्रशासन की छाप होती है। पॉल एप्पलबी टिप्पणी करते हैं कि सरकारी प्रशासन अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों से जन विरोध के चलते इस हद तक अलग है जिनका कल्पना में भी एहसास नहीं किया जा सकता। एक रूपता का सिद्धांत। लोक प्रशासन को अपने व्यवहार में निरंतरता पूर्ण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यवहार की निरंतरता को सिद्धांत लोक प्रशासन का आदर्श वाक्य है। इसके काम और फैसले एक रूप कानूनों, नियमों और कायदों से निर्धारित होते हैं। इससे भिन्न निजी प्रशासन भेदभावपूर्ण व्यवहार कर सकता है। रिचर्ड ऑनर के शब्दों में एक निजी प्रशासन को व्यवहार में एक रूपता के बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यह विभिन्न विशेष मांगों और उद्देश्यों की पूर्ति अक्सर ट्रैफिक द्वारा लगाए जा रहे भार के अनुसार शुल्क लेकर जन विरोधी तूफान खड़ा किए बिना ले सकता है। लोक प्रशासन में यह जन विरोधी तूफान फौरन उठ खड़ा होगा अगर सरकार द्वारा अमीर के लाभ के लिए एक और गरीब के लाभ के लिए दूसरा कानून बनाया जाए। बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। लोक प्रशासन का वृत्त विधानमंडल द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरे शब्दों में विधानमंडल कार्यकारी शाखा की आय और व्यय को अधिकृत करती है। दूसरी ओर निजी प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत नहीं होता। यह अपने वित्त का प्रयोग इच्छानुसार करता है। छठा, सेवा प्रेरणा का सिद्धांत। लोक प्रशासन की पहचान सेवा प्रेरणा से होती है। इसका उद्देश्य जनता की सेवा करना और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन की पहचान लाभ प्रेरणा से होती है, न कि समाज सेवा से। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम बनाना है। अपनी सामाजिक भूमिका के कारण लोक प्रशासन की प्रतिष्ठा भी अधिक होती है। कानूनी ढांचा। लोक प्रशासन को कानूनी ढांचे के भीतर रहते हुए काम करना होता है। इसे कानूनी नियमों और कायदों द्वारा बनाई गई सीमाओं के भीतर रहना होता है। यह लोक प्रशासन को व्यवहार में कठोर बना देता है। दूसरी ओर निजी प्रशासन ऐसा सीमाओं से तुलनात्मक रूप से मुक्त होता है और इसके काम में लचीलापन होता है। 8 पॉइंट है कामों की प्रकृति।
अपने द्वारा किए जाने वाले कामों की प्रकृति में भी लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न होते हैं। जैसे यह निजी प्रशासन से अधिक व्यापक होता है, यानी यह गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र को समेटता है। सेकंड पॉइंट है, इसकी गतिविधियां समाज के अस्तित्व के लिए ही अधिक आवश्यक और अनिवार्य है। थर्ड पॉइंट है, इसकी सेवाएं कभी कभार एकाधिकारी प्रतीत होती है, उदाहरणार्थ रक्षा का कार्य। अनामता लोक प्रशासन अनाम रूप से काम करता है। दूसरे शब्दों में सरकार में लोक सेवा के काम की पहचान अनामता के सिद्धांत से होती है, जो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार मंत्री उन कामों की जिम्मेदारी लेता है जो काम उसके अंतर्गत काम कर रहे लोक सेवक करते हैं। प्रभाविकता मापन। लोक प्रशासन प्रभाविकता मापन के मामले में निजी प्रशासन से भिन्न होता है। निजी प्रशासन में संसाधन उपयोग या लाभ कमाना प्रभाविकता नापने की कसौटी है, लेकिन लोक प्रशासन में प्रभाविकता नापते वक्त इस कसौटी को लागू नहीं किया जा सकता। पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन में 3 किस्म की प्रभाविकताएं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी प्रभाविकताएं हैं? तो प्रशासनिक या प्रबंधन प्रभाविकता, जैसा कि निजी प्रशासन के मामले में भी होता है। सेकंड पॉइंट है नीति प्रभाविकता, अर्थात सही निर्णय लेने और उचित कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता। और थर्ड पॉइंट है सेवा प्रभाविकता, अर्थात ग्राहक संतुष्टि और विकास। समानताएं दोनों में क्या क्या सिमिलर है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में? हालांकि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अनेक मामलों में भिन्नताएं हैं, इनमें कई समानताएं भी हैं। दरअसल हेनरी फ्योल, MP फॉलेट, लिडन ओरविक और जैसे प्रशासनिक चिंतकों का एक समूह तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद ही नहीं करता है। वे इस उपागम को मानते हैं कि समूचा प्रशासन, चाहे वह लोक हो या निजी हो, एक है, इसके समान गुण हैं। उदाहरण के लिए फ्योल कहते हैं कि इस शब्द प्रशासन को मैंने जो अर्थ दिया है कि और जो सामान्य रूप से स्वीकारा जाता है, उसने प्रशासनिक विज्ञान के क्षेत्र में खासा विस्तारित किया है। यह केवल लोक सेवा को ही नहीं समेटता, बल्कि हर आकार और विवरण, हर रूप और उद्देश्य वाले उद्यमों को भी समेटता है। हर उद्यम को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, यानी चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही किसी भी योजना को बनाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को समान सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अब हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक है जो लोक और निजी दोनों मामलों में अच्छी तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार उर्विक कहते हैं कि बैंकर के लिए जैव रसायन, प्रोफेसर के लिए शारीरिक विज्ञान और राजनीतिज्ञों के लिए मनोविकृति विज्ञान का चिंतन करना मुश्किल है। क्या अगर एक बैंकर है वो जैव रसायन का करेगा, या प्रोफेसर है तो वो शरीर विज्ञान का करे, और राजनीतिक है तो वो मनोविकृति का चिंतन करे, तो ये मुश्किल है। क्योंकि बैंकर क्या करेगा, या तो अकाउंट लेगा या कुछ भी, और प्रोफेसर जो उसका सब्जेक्ट है वो उसी हिसाब से कार्य करेगा। और राजनीतिज्ञ है तो वो क्या लेगा, राजनीतिक विज्ञान लेगा, मनोविकृति में क्या आएगा उसके पास। तो अगर ये चीज़ अलग अलग करे तो वो करना बहुत मुश्किल है। प्रबंधन या प्रशासन के अध्ययन को उपवर्गों में बांटने का प्रयास, जो कि अधिग्रहण के विशिष्ट रूपों के अनुसार किया जाता है, कई प्राधिकारियों को समान रूप से दिशा भ्रमित करता हुआ प्रतीत होता है। लोक और निजी प्रशासन में विशिष्ट समानताएं निम्नलिखित है। पहला है
योजना, संगठन, समन्वय, नियंत्रण इत्यादि की प्रबंधकीय तकनीकें दोनों में समान होती हैं। सेकंड है खाता बही, आंकड़े, स्टॉकिंग इत्यादि दोनों में ही एक समान होती है। थर्ड पॉइंट है दोनों ही उच्च नीच क्रम यानी स्केलनीय श्रृंखला के सिद्धांत पर संगठित है। फोर्थ पॉइंट है दोनों ही एक दूसरे की प्रथाओं और स्तरों से प्रभावित होते हैं, इसलिए फिप्ना और प्रेथस ने जन सहकार के उदय का वर्णन इसके वाणिज्य आदि रूप और पारंपरिक सरकारी विभाग के बीच के स्थान के रूप में किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है जहाँ तक संगठन, कर्मचारी वर्ग और वित्त की समस्याओं का सवाल है, दोनों ही में समानताएं हैं। सिक्स पॉइंट है दोनों के बीच ही समानता इस बात से प्रदर्शित होती है कि दोनों के बीच एक परस्पर हेर फेर और कर्मचारियों की अदला बदली होती है, इसलिए हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडियन लोक और निजी दोनों सेक्टरों के कर्मचारियों के लिए समान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अब हम डवाइट वाल्डो की एक टिप्पणी के साथ इसे इस प्रकार समाप्त कर सकते हैं कि व्यवहार में समानता, कामों के कानूनी अधिकरण और जिम्मेदारी, निर्णय के सार्वजनिक सहीपन, वित्तीय सत्यनिष्ठा और जागरूकता आदि पर विशेष ध्यान देते हुए जो सामान्यीकरण लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग करते हैं वे ज़्यादातर उपयोगी नहीं हैं। दरअसल लोक और निजी प्रशासन एक ही वंश के दो प्रजातियां हैं, लेकिन उनके अपने विशेष मूल्य और तकनीकें हैं जो उनके भिन्न चरित्रों का निर्माण करती है। राज्य बनाम बाजार बहस, स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। राज्य बनाम बाजार बहस समाज और व्यवस्था में राज्य और बाजार की भूमिका को लेकर चली एक बहस है। ऐतिहासिक रूप से यह बहस अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के समय से ही चली आ रही है। हाल ही में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह बहस एक बार फिर महत्वपूर्ण हो उठी है। ये आर्थिक सुधार और ढांचागत समायोजन विकसित और विकासशील देशों में जारी है। इसके अलावा विश्व बैंक की 1991, 97 और 2001 से 2001 की रिपोर्टों ने दुनिया में समकालीन विकास प्रक्रिया में राज्य और बाजार की भूमिकाओं के पुनः मूल्यांकन का सुझाव दिया है। सैद्धांतिक आधार, राज्य बनाम बहस के उदय का कीन्स सिद्धांत आधार 1960 और 70 के दशकों में के जन चयन उपागम में निहित है। लोक प्रशासन का ये उपागम दलील देता है कि उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में संस्थागत बहुलवाद, एजेंसी की बहुलता होना चाहिए। यह कहता है कि प्रशासकों और राजनीतिज्ञों का सरोकार आत्महित से होता है। इसने सरकार की केंद्रीय भूमिका और राज्य के आधार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसलिए इसे राज्य की भूमिका को न्यूनतम बनाने, सरकारी एजेंसियों के कामों के दायरे को घटाने और सरकार के कई कामों को बाजार को सौंपने की वकालत की। जन चयन उपागम ने प्रभावी बाजार निर्धारण वाले एक नए रूपांतरण को लोक प्रशासन में जन्म दिया। नव लोक प्रशासन या उद्यमी सरकार कहा गया। इस रूपांतरण ने सरकार को करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा समकक्षीकरण की भूमिका निभाने का आह्वान किया। दूसरे शब्दों में सरकार को सार्वजनिक गतिविधियों के कर्ता और सार्वजनिक लाभों के वितरक और समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव के सहायक और प्रोत्साहक से तब्दील हो जाना चाहिए, ये कहा गया। इस प्रकार ये नई सोच समाज और अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामक के रूप में राज्य की बजाय बाजार की केंद्रीय भूमिका पर ज़्यादा जोर देता है। राज्य का हस्तक्षेप 20वीं सदी की 4 नाटकीय घटनाओं की पहचान समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप से होती है। ये इस प्रकार है।
1917 में रूसी क्रांति। कब हुई थी रूसी क्रांति? तो 1917 में रूसी क्रांति, जिसका परिणाम सारी आर्थिक गतिविधियों के राज्य द्वारा नियंत्रण के रूप में सामने आया। सेकंड पॉइंट है 1930 में के दशक की महामंदी, जिसने बाजार पद्धति की व्यापक असफलता को प्रदर्शित कर दिया। थर्ड पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा भयंकर विध्वंस, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम में बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ी। फोर्थ पॉइंट है नव स्वाधीन देशों का उदय, जिन्होंने राज्य नियंत्रण विकास की रणनीतियां अपनाई। तो ये 4 पॉइंट थे। 1950 से 80 के दशक तक दौर समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का स्वर्ण युग था। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों में राज्य समष्टि अर्थशास्त्र के कीन्स सिद्धांत को लागू करने के लिए हस्तक्षेप करता था। कीन्स ने कहा था कि पूर्ण रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य हस्तक्षेप के जरिए विशाल निवेशक जरूरी है, क्योंकि पूंजीवाद में पूर्ण रोजगार स्वतः स्फूर्त ढंग से पैदा नहीं होता है। पूर्वी सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय समाजवादी देशों में राज्य अखंडित शीर्ष केंद्रीकृत योजना के साथ हस्तक्षेप करता है, बाजार यंत्र को पूरी तरह अधीन रखता है। इन समाजवादी देशों, विशेषकर सोवियत संघ में द्रुत औद्योगिकरण हासिल करने में राज्य योजना की सफलता ने राज्य हस्तक्षेप के पक्ष में नीति निर्माताओं को काफ़ी प्रभावित किया। एशिया, अफ्रीकी और लातीनी अमेरिका के नव स्वाधीन देशों राज्य सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करता था। इन देशों में विकास की पूर्व शर्तें तक मौजूद नहीं थी। इन देशों की पहचान व्यापक गरीबी, भारी बेरोजगारी, दयनीय स्वास्थ्य, निरक्षरता, कुपोषण, असमानता, छोटे और असंतुलित औद्योगिक आधार, अवसंरचना का अभाव और अनुपयुक्त भूमि संबंधों से होती थी। परिणामतः राज्य ने न सिर्फ संपत्ति के पुनः वितरण और गरीबी के निवारक की जिम्मेदारी ले ली, बल्कि निवेश और उपभोग के लिए मालों के उत्पादन की भी जिम्मेदारी ले ली। राज्य की असफलता। 1980 के दशक के बाद निम्नलिखित कारणों से राज्य की भूमिका में आलोचनात्मक समीक्षा शुरू हुई। पहली थी, विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में सार्वजनिक खर्चों में भारी बढ़ोतरी और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति और करों की ऊंची दर। सेकंड पॉइंट है अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में कल्याणकारी राज्य का वित्तीय संकट। थर्ड पॉइंट है कई विकासशील देशों में कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन जैसी बुनियादी वस्तुएं और सेवाएं देने में भी राज्य की असफलता। फोर्थ पॉइंट है पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में निर्देशन और नियंत्रण अर्थव्यवस्थाओं का पतन। इसने राज्य के बढ़ते क्षरण और सीमांतीकरण में योगदान दिया। फिफ्थ पॉइंट है जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान द्वारा उच्च वृद्धि दरें हासिल किया जाना, जिन्होंने सीमित राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। 6 पॉइंट है विकासशील देशों में सार्वजनिक उद्यमों का खराब प्रदर्शन और उससे जुड़े भारी घाटे। 7 पॉइंट है अफगानिस्तान, सोमालिया, लाइबेरिया इत्यादि जैसे दुनिया के कई हिस्सों में गृह युद्ध के कारण राज्य का पतन। 8 पॉइंट है विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप का नतीजा विषम प्राथमिकताओं, राज्य विकृतियों, व्यापार भ्रष्टाचार और पतित नौकरशाही के रूप में सामने आया। बाजार अनुकूल उपागम। मार्केट फ्रेंडली अप्रोच
उपरोक्त बदलाव उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की ओर ले गए हैं। ये आर्थिक सुधार और ढांचागत समायोजन समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की छोटी भूमिका बाजार की बड़ी भूमिका के पक्षधर है। दूसरे शब्दों में, ये राज्य न्यूनतावाद, सरकार संकुचनवाद और बाजार अनुकूलता, बाजार की ओर खुला हाथ देना के सामान्य रुझानों की ओर संकेत करते हैं। हालांकि विकास में राज्य हस्तक्षेप की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी विकास हो रहा है उसमें राज्य के हस्तक्षेप की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। यह दलील दी गई कि यह हस्तक्षेप बाजार अनुकूल होना चाहिए। 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट ने बाजार अनुकूल राज्य हस्तक्षेप की व्याख्या इस प्रकार की। फर्स्ट पॉइंट है, अनिच्छा से हस्तक्षेप करो, अर्थात बाजार को तब तक काम करने दो जब तक कि हस्तक्षेप करना प्रत्यक्ष रूप से बेहतर ना हो, कि जो भी काम है उसको तब तक करने दो जब तक उसमें आपकी ज़रूरत ना पड़ जाए। सेकंड पॉइंट है, नियंत्रण और संतुलन को लागू करो, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों के अनुशासन के लिए लगातार हस्तक्षेप करो। थर्ड पॉइंट है, खुले तौर पर हस्तक्षेप करो, यानी हस्तक्षेपों को आधिकारिक रूप से स्वच्छंद बनाने के बजाय सरल, पारदर्शी और नियमों के अधीन बनाओ। मगर फिर भी बाजार नियंत्रण व्यवस्था में कई समस्याएं हैं। मिश्रा और पुरी ने ऐसी 4 समस्याओं की पहचान की है। फर्स्ट पॉइंट है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों में व्यापक अपूर्णता। सेकंड पॉइंट है, बाजार निर्णय संसाधन के सर्वश्रेष्ठ वितरण को सुनिश्चित नहीं करते। थर्ड पॉइंट है, बाजार कुल मांग और कुल आपूर्ति के बीच संतुलन को सुनिश्चित नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट है, बाजार तंत्र समानता की अपेक्षा करता है, इसलिए बाजार की असफलताओं की क्षतिपूर्ति बाजार की अपर्याप्तताओं से निपटने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण जनहित को बढ़ावा देने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, जिसका स्थान कोई बाजार दर्शन नहीं ले सकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण, ए बैलेंस्ड व्यूज। इस प्रकार विकास के सिद्धांत में जो उपागम उभर रहा है वह यह है कि जहाँ भी बाजार प्रभावशाली ढंग से काम कर सके उसे करने देना चाहिए, और बाजार ऐसा ना कर सके राज्य को तत्काल और प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी बात को विश्व बैंक रिपोर्ट 1981 के शब्दों में रखे तो सरकारों को उन क्षेत्रों में कम काम करने की ज़रूरत है जहां बाजार या तो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या जहां उनसे अच्छी तरह से काम करवाया जा रहा है। साथ ही सरकार को उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करना चाहिए जहां पूरी तरह से बाजार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। जहां पे सरकार कहाँ पे काम करना चाहिए, जहाँ पे बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता किसी भी चीज़ को, वहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। विश्व बैंक रिपोर्ट 1997 भी इसी उपागम का समर्थन करती है, जब वह कहती है आर्थिक और सामाजिक विकास में राज्य का केंद्रीय स्थान है, वृद्धि के सीधे प्रदान करने वाले कारक के रूप में नहीं बल्कि एक साझेदार, उत्प्रेरक और सहायक के रूप में। तो राज्य बाजारों के लिए उचित संस्थागत बुनियादी और सही स्थान पर रखने के लिए अनिवार्य। रिपोर्ट के अनुसार हर सरकारी अभियान में मर्म में 5 कार्य होते हैं जिसके बिना दीर्घकालिक, साझा और गरीबी निवारक विकास असंभव है। ये हैं कौन कौन से हैं 5? तो कानून की एक बुनियाद रखना, दीर्घ आर्थिक स्थिरता कायम रखना, बुनियादी सामाजिक सेवाओं और अवसंरचना में निवेश करना,
कमजोर वर्गों की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा। अब विश्व बैंक रिपोर्ट 1991 की टिप्पणी के साथ राज्य बनाम बाजार की अपनी बहस को समाप्त करते हैं। विकास एक केंद्रीय मुद्दा सरकारों और बाजारों का संबंध है। ये हस्तक्षेप बनाम मुक्त व्यापार का सवाल नहीं, जो एक लोकप्रिय मगर भटकाने वाले द्विभाजन है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण को संगठित करने के लिए खोजा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ रास्ता प्रतियोगी बाजारों का रास्ता है। घरेलू और बाहरी प्रतियोगिता वह प्रोत्साहन देती है जो उद्यमी और तकनीकी प्रगति को निर्बाध करता है, लेकिन बाजार अकेले काम नहीं कर सकते। उन्हें कानूनी और नियामक ढांचे की जरूरत होती है जो केवल सरकार ही दे सकती है, और अन्य कई कामों में भी बाजार कभी कभार अपर्याप्त साबित होता है या पूरी तरह असफल हो जाते हैं। इसलिए मिसाल के तौर पर सरकारों को अवसंरचना में निवेश करना चाहिए और गरीबों की बुनियादी सेवाएं देनी चाहिए। यह सवाल राज्य या बाजार का नहीं, प्रत्येक की अपनी व्यापक और अनिवार्य भूमिका का है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।